भारत G20 जैसे प्रभावी समूह का नेतृत्व कर रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मंत्र के साथ भारत की पूरी कोशिश है कि G20 के सदस्य देशों के साथ मिलकर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान तलाशा जाए। मेरी सरकार इसको सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रोग्राम तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि ये पूरे देश के प्रयास से भारत के सामर्थ्य और संस्कृति को शोकेस करने का अवसर है। इसीलिए पूरे देश के दर्जनों शहरों में साल भर G20 की बैठकें आयोजित की जा रही है। माननीय सदस्यगण, ये भारत के वैश्विक रिश्तों का बेहतरीन दौर है। इसमें दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अपने सहयोग और मित्रता को सशक्त किया है। एक तरफ हम इस वर्ष SCO की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ क्वाड का मेंबर होने के नाते इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। हमने अपने राष्ट्रीय हितों का सर्वोपरि रखते हुए अपने भूमिका का विस्तार किया है। अफगानिस्तान में भूकंप हो या फिर श्रीलंका का संकट, हम सबसे पहले मानवीय सहायता लेकर पहुंचे। भारत को लेकर आज जो सद्भाव है, उसका लाभ हमें अफगानिस्तान और यूक्रेन में पैदा हुए संकट के दौरान भी मिला। संकट में फंसे अपने नागरिकों को हम इन देशों से सुरक्षित लेकर आए। इस दौरान भारत ने कई अन्य देशों के नागरिकों की मदद करके अपना मानवीय स्वरूप को फिर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। माननीय सदस्यगण, भारत ने आतंकवाद को लेकर जो कड़ा रुख अपनाया है, उसको भी आज दुनिया समझ रहा है। इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध भारत की आवाज़ को हर मंच पर गंभीरता से सुना जा रहा है। पहले वर्ष अक्टूबर में भारत में पहली बार UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें भी भारत में आतंकवाद के विरुद्ध अपनी भूमिका को स्पष्ट किया। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं को भी मेरी सरकार गंभीरता से पूरे विश्व के सामने रख रही है। मेरी सरकार का साफ मानना है कि स्थायी शांति तभी संभव है जब हम राजनीतिक और रणनीतिक रूप से सशक्त होंगे। इसलिए अपनी सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण पर हम निरंतर बल दे रहे हैं। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की अनंत यात्रा अनंत गौरव से भरी हुई है। हमने लोकतंत्र को एक मानवीय संस्कार के रूप में विकसित किया है, समृद्ध किया है। अपने हजारों वर्षों के अतीत की तरह ही आने वाली सदियों में भी भारत मानवीय सभ्यता की अविरल धारा की तरह अनवरत गतिमान रहेगा। भारत का लोकतंत्र समृद्ध था, सशक्त था और आगे भी सशक्त होता रहेगा। भारत की जीवटता अमर थी, आगे भी अमर रहेगी। भारत का ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म सदियों से विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है और आने वाली सदियों में भी विश्व की इसी तरह राह दिखाएगा। भारत के आदर्श और मूल्य अंधकार से भरे गुलामी के दौर में भी अक्षुण्ण रहे हैं और ये आगे भी अक्षुण्ण बने रहेंगे।
एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान अतीत में भी अमर थी और भविष्य में भी अमर रहेगी। लोकतंत्र के केंद्र इस संसद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मुश्किल लगने वाले लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करके दिखाएं। जो कल होना है उसे आज पूरा करने की कोशिश करें। जिसे दूसरे कोई आने वाले दिनों में करने के बारे में सोच रहा है उसे हम भारतवासी पहले करके दिखाएं। आइए अपने लोकतंत्र को समृद्ध करते हुए हम उस वेद वाक्यों को आत्मसात करें जिसमें कहा गया है संगच्छोधो संबोधोधं संबोहो मनांसी जानतम, अर्थात हम सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले, हमारे संकल्प स्तरों में एकता का प्रवाह हो और हमारे अंतःकरण एक दूसरे से जुड़े। आइए हम राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए संविधान की शपथ को पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को अभिभाषण से संबोधित किया तो गरीब को फ्री अनाज देने की योजना की तारीफ की। दुनिया ने पीएम अन्न योजना की तारीफ की। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी टू पार्लियामेंट एंड द रेस्ट may be taken as read. Honorable members, it gives me a great pleasure to address both houses of parliament assembled together. A few months back, our country completed 75 years of independence and entered the Amrit Kaal. This Amrit Kaal period of 25 years is the period of golden centenary of independence and making of a developed India. In almost 9 years of my government's term, the people of India have witnessed many positive changes for the first time. Honorable members, Lord Basveshwar had said, Kai Kave Kailash, which means Karma is worship and Shiva is in the Karma itself. Following this path, my government is actively engaged in performing the duty of nation building. Today, India has a government working at unprecedented speed and scale. Today, I express my gratitude through this session to the people of the country for electing a stable government for 2 consecutive terms. Over the years, the country has developed a stable and transparent regime in the form of DBT and Digital India. Today, the monetary benefits of more than 300 schemes are directly reaching the bank accounts of the beneficiaries. So far, an amount of more than rupees 27. तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। राष्ट्रपति ने की अन्न योजना की तारीफ। प्रधानमंत्री पीएम अन्न योजना आगे भी चलाने का उन्होंने बात कहा। स्टार्टअप की संख्या तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है।
दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। राष्ट्रपति ने की अन्य योजना की तारीफ। तो अब संसद बजट सत्र की शुरुआत। तो आपको बता दें, ये युग निर्माण का अवसर, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, पारदर्शी व्यवस्था देश ने देखा। तो आपको बता दें कि संसद बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संसद में पहला अभिभाषण। ये युग निर्माण का अवसर है, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है, सरकार ने उठाए कड़े कदम। 2047 तक गौरव से जुड़े राष्ट्र का निर्माण करना है, हमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा करना है। सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य पूरा हो रहा। 25 साल में बलवंत होगा विकसित भारत का लक्ष्य। आधुनिक संसाधनों का सपना पूरा हो रहा है। वैश्विक भूमिका को आगे लेकर बढ़ने वाली सरकार, प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आई है। वन नेशन वन राशन। आज देश भर में करीब 9,000 जनऔषधि केंद्र में बहुत कम कीमत में दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। इससे बीते वर्षों में गरीबी के करीब 20,000 करोड़ रुपया बचे हैं। यानी सिर्फ आयुष्मान भारत और जनऔषधि परियोजना से ही देशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपया की मदद हुई। जनधन, आधार, मोबाइल से कुछ फर्ज लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक एक बहुत बड़ा स्थायी सुधार हमने किया है। बीते वर्षों में डीबीटी के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में एक स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की है। आज 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते तक पहुंच रहा है। अब तो पूरी पारदर्शिता से 27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम करोड़ों लोगों तक पहुंचाई गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट करती है कि ऐसा योजना और ऐसी व्यवस्थाओं के कारण ही कोरोना काल में भारत करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचा पाया है। जो भ्रष्टाचार रुकता है और टैक्स की पाई का सदुपयोग होता है तो भारत टैक्स पेयर को भी गर्व होता है। माननीय सदस्यगण, आज देश का ईमानदार करदाता चाहता है कि सरकारें शॉर्टकट की राजनीति से बचे, ऐसा योजनाएं बने जो समस्याओं के स्थायी समाधान को प्रोत्साहित करे। जिनसे सामान्य जीवन का सशक्तिकरण हो। इसलिए मेरी सरकार ने वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ ही देशवासियों के दीर्घकालीन सशक्तिकरण पर बल दिया है। गरीबी हटाओ आप केवल नारा नहीं रह गया है, आप मेरी सरकार द्वारा गरीब की चिंताओं का स्थायी समाधान करते हुए उसे सशक्त बनाने के काम किया जा रहा है। जैसे बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण है। सदन में तकरार तो होगी ही, तकरार भी होनी चाहिए। हम अच्छी तरह मंथन करके देश के लिए अमृत निकालेंगे। तो हमारा लक्ष्य देश पहले, देशवासी पहले होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये नारी सम्मान का मौका है। इतना नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सांसदों से अपील की है कि सत्र में तकरार भी रहेगी लेकिन
तकरीर भी होनी चाहिए। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा, जहां पर देश की आर्थिक हालात का पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा, जो देश को काम आएगा। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और चंडीगढ़ से, जहां 2 फरवरी को हरियाणा कैबिनेट की बैठक है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। बड़ी जानकारी बता दें कि बजट सत्र पर लग सकता है मुहर। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी बैठक, बजट सत्र पर लग सकती है मुहर। बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक। तो 2 फरवरी को हरियाणा की कैबिनेट की बैठक हो सकती है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक, बजट सत्र पर लग सकती है मुहर। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, 2 फरवरी को बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हो सकती है और बताया जा रहा है कि बैठक में बजट सत्र पर चर्चा हो सकती है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी बैठक, तो बजट सत्र पर लग सकती है मुहर। बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। तो चंडीगढ़ से खबर, 2 फरवरी को हरियाणा कैबिनेट की बैठक, 2 फरवरी को हरियाणा कैबिनेट की बैठक है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी, बजट सत्र पर लग सकती है मुहर। बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विपिन परमार, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जुड़ रहे हैं। विपिन जी, आपसे यह जानना चाहेंगे कि बजट सत्र पर अब मुहर लग सकती है और इसके अलावा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? विपिन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी, बजट सत्र पर लग सकती है मुहर। तो ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हो सकती है। खबर दिल्ली से, जहां सिविल एविएशन को लेकर बैठक, बताया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में बैठक शुरू। बताया जा रहा है कि हरियाणा भवन में हो रही है बैठक। तो बैठक जारी है। गुरुग्राम में बनने वाले
हेली हब की तैयारियों को लेकर बैठक चल रही है। बड़ी जानकारी, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। हरियाणा में एविएशन की परियोजनाओं पर चर्चा चल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिल्ली से आ रही, जहां पर सिविल एविएशन को लेकर बैठक जारी है। बताया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। तो हरियाणा भवन में बैठक जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए।